गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रिय विद्यार्थियों, हमने लास्ट वीडियो में जाना था कंपनी का पर्दा उठाना या बेनकाब करना, लिफ्टिंग और प्रेसिंग द कॉर्पोरेट वेल। इसके अंतर्गत हमने जाना था कि ये कौन सी परिस्थितियाँ है न्यायालय द्वारा कंपनी को बेनकाब करते हैं। उन परिस्थितियों को हमने दो भागों में बांटा था, जिसमें पहला था वैधानिक व्यवस्थाओं के अधीन अंडर द स्टैट्यूटरी प्रोविज़न, दूसरा था न्याय के अधीन, न्यायिक निर्णयों के अधीन। ओके, न्यायिक अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस। तो हमने जो फर्स्ट वैधानिक व्यवस्था के अधीन था, उसमें हमने लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि परिस्थितियाँ 1 से लेकर 4 जिसमें वैधानिक व्यवस्था के अधीन बताया गया था, उनको हमने देखा था कि किस प्रकार कंपनी का पर्दा उठाया जाता है। अब जो शेष जो परिस्थितियाँ है वैधानिक व्यवस्था के अधीन का हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार कंपनी का पर्दा उठाना या बेनकाब करना होता है एक न्यायालय के द्वारा। वो कौन सी परिस्थितियाँ, जब ये परिस्थितियाँ कौन कौन सी परिस्थितियाँ है। यहाँ पे सबसे 5वां बिंदु दे रखा है। 5वां जो पॉइंट है वो है सूत्रधारी एवं सहायक कंपनी की दशा में इन केस ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। इसका मतलब ये है कि अगर सूत्रधारी कंपनी एवं उसकी सहायक प्रत्येक कंपनी का अपना पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। ये हमने अच्छी तरह से अध्ययन किया है, किंतु प्रत्येक सूत्रधारी कंपनी को अपना एवं अपनी सभी सहायक कंपनियों का एक समाकित यानी कंसोलिडेटेड वित्तीय विवरण तैयार करना होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि प्रत्येक सूत्रधारी कंपनी को अपना भी एवं अपनी सभी सहायक कंपनियों का, ठीक है, सब्सिडरी का कंपनियों का भी एक क्या बनाना पड़ेगा, एक समाकित यानी कंसोलिडेटेड वित्तीय विवरण तैयार करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक सूत्रधारी कंपनी को इस समाकित वित्तीय विवरण को अपने स्वयं के प्रत्येक वित्तीय विवरण के साथ अपनी वार्षिक साधारण सभा में प्रस्तुत करना पड़ता है। वार्षिक साधारण सभा में प्रस्तुत करना पड़ता है। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो यहाँ पे ये प्रावधान है, तो यहाँ पे एक सीमित उद्देश्य के लिए इन कंपनियों के प्रत्यक्ष अस्तित्व को नकार देता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये भी कंडीशन हो सकती है। फिर है कंपनी के स्वामित्व की जांच करने के लिए। इसमें इंग्लिश में भी हम देख सकते हैं, जैसे तो चौथा पॉइंट था, जैसे 5वां था होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज। इट इज़ द मैटर ऑफ fact that a holding company and its subsidiary companies are separate and distinct legal entities, but holding company is required to prepare a consolidated financial statement of its own as well as the financial statement of its each and every subsidiary company। नेक्स्ट है कंपनी के स्वामित्व की जांच कराने के लिए फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑनरशिप ऑफ ए कंपनी के स्वामित्व जांच करने के लिए केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट निम्नलिखित उद्देश्य के लिए कंपनी की सदस्यता एवं स्वामित्व की जांच करने हेतु निरीक्षकों की नियुक्ति कर सकती है। ओके, क्या कर सकती है? निरीक्षकों की नियुक्ति कर सकती है। अपॉइंट इंस्पेक्टर्स टू इन्वेस्टिगेट एंड रिपोर्ट ऑफ मेंबरशिप of any companies and other matter relating to the company for the purpose। अब वो कौन कौन से पर्पज़ होंगे? तो यहाँ पे फर्स्ट जो है पर्पज़ वो उन व्यक्तियों का पता लगाने के लिए जो कंपनी की सफलता या विफलता में वित्तीय हित रखते हैं या नहीं रखते हैं, पहली बात। दूसरी बात हो सकती है उन व्यक्ति को पता लगाने के लिए जो कंपनी की नीतियों को यानी पॉलिसी को नियंत्रित या महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं या नहीं करते, रूप से प्रभावित करते हैं या कर रहे हैं।
ओके, उन व्यक्तियों का पता लगाने के लिए जो कंपनी की नीतियों को नियंत्रित या महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं या करते रहे हैं। ओके, फॉर डिटरमिनिंग द ट्रू पर्सन हु आर or have been financially interested in the success or failure of the company, for determining the true person who are or have been able to control or materially influence the policy of the company। ओके, तो ये भी कारण हो सकता है। नेक्स्ट है कंपनी के निरीक्षण को सरल बनाने के लिए, टू फैसिलिटेट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ कंपनी अफेयर्स। यदि किसी कंपनी पर कुप्रबंध, मिसमैनेजमेंट या कपटपूर्ण फ्रॉड कार्य तथा सदस्यों के साथ अन्याय का आरोप लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? या तो किसी कंपनी पर कुप्रबंध या कपटपूर्ण कार्य या सदस्यों के साथ अन्याय का आरोप लगाया जाता है तो उसकी जांच हेतु कोई भी निरीक्षक यानी इंस्पेक्टर नियुक्त किया गया है। तो वे निरीक्षक अपने निरीक्षण कार्य को सरल बनाने हेतु उस प्रबंध अथवा समूह की कंपनियों की कार्यप्रणाली की जांच पड़ताल भी कर सकता है। ऐसी स्थिति में उसी प्रबंध यानी समूह, मैनेजमेंट या ग्रुप को निर्धारित करने के लिए कंपनी का पर्दा उठाया जा सकता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट इसमें एक बार देख लीजिए, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द अफेयर ऑफ अ कंपनी वेयर एन इंस्पेक्टर इज appointed to investigate the affair of a company. He may investigate also the affair of any other body corporate of the some group or it is same management. For this purpose, the corporate veil of such companies may be lifted for the purpose of investigation. आठवां बिंदु है इसमें कंपनी का कपटपूर्ण व्यवहार की दशा में, इन केस ऑफ फ्रॉडलेंट ट्रेडिंग। आठवां बिंदु क्या है इसमें? कपटपूर्ण व्यापार की दशा में, इन केस ऑफ फ्रॉडलेंट ट्रेडिंग। कभी कभी किसी कंपनी के समापन के दौरान ये ज्ञात होता है, ये पता चलता है, ये मालूम होता है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा कंपनी का व्यापार, लेन देन या क्या होता है, कुछ व्यक्तियों द्वारा कंपनी का व्यापार लेनदारों या अन्य व्यक्तियों के साथ कपट करने या फ्रॉड करने के इरादे से, इंटेंशन क्या है? कपट फ्रॉड करने के इरादे से संचालित किया गया था। अगर ऐसी दशा में, तो ऐसी दशा में क्या होगा? अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल या न्यायालय उन व्यक्तियों को कंपनी के सभी या कुछ ऋणों या दायित्वों के लिए ऐसे व्यक्तियों को उत्तर ठहराया जा सकता है। ठीक है, अगर ऐसा किया जाता है, कपट किया जाता है, तो ऐसी दशा में अधिकरण या न्यायालय उन व्यक्तियों को कंपनी के सभी या कुछ ऋणों या दायित्वों के लिए ऐसे व्यक्तियों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। ऐसा करते समय अधिकरण या न्यायालय कंपनी के प्रत्यक्ष अस्तित्व सिद्धांत को नहीं मानता है, बल्कि कंपनी के पर्दे के पीछे बैठे लोगों को देखता है तथा उन्हें कंपनी के ऋणों के लिए थर्ड पार्टीज़ के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराता है। तो ये भी कंडीशन हो सकती है। फ्रॉडलेंट टू कंडक्ट ऑफ बिजनेस, इसका मतलब ये हुआ कि समटाइम इन द कोर्स ऑफ वाइंडिंग अप ए कंपनी इट इज अपेयर दैट एनी बिजनेस ऑफ ए कंपनी हैज़ बीन कैरीड ऑन विद द इंटेंट टू डिफ्रॉड creditors of any other person or for any fraudulent purpose. Okay, इसमें क्या होगा? In such a case, the tribunal may, if things fit, declare that any persons who were knowingly parties to such fraud shall be personally liable for all or any of the debts or liabilities of the company. ठीक है, ऋणों के लिए और लाइबिलिटीज़ ऑफ कंपनी लाइबल ठहराया जाएगा। तो अब नेक्स्ट है कर भुगतान न करने की दशा में, इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स।
यदि किसी कंपनी पर किसी वर्ष का कोई कर बकाया है और उस कंपनी का समापन हो गया है, ओके, समापन हो गया, तो उस कंपनी के तत्कालीन संचालकों को व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से उस कर को, टैक्स को चुकाने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा। आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार न्यायालय द्वारा ऐसी स्थिति में भी कंपनी के प्रत्यक्ष अस्तित्व को नकार दिया जाता है। नॉन पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स एज पर प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, द कंपनी इज लायबल टू पे टैक्स ऑन इट्स इनकम और डिडक्ट टैक्स, ओके, इनकम टैक्स और डिडक्ट टैक्स at source on certain payment. If the company fail to do so, the court may lift the company's well and identify the person responsible for the default. तो ये क्या था? आयकर अधिनियम, इनकम टैक्स के अधिनियम के प्रावधानों, ठीक है। तो ये इनकम टैक्स जो एक्ट है उसके अनुसार ऐसा किया जाता है। तो फिर कर हमने जाना किस प्रकार कंपनी का पर्दा उठाया जाता है या बेनकाब किया जाता है। कंपनी का पर्दा उठाना या बेनकाब करना, जिसमें फर्स्ट वैधानिक अवस्था के अधीन जो बिंदु थे वो पूरे होते हैं। अब नेक्स्ट इसमें जो बिंदु दूसरा है, दूसरी जो परिस्थिति है वह है न्यायिक निर्णय के अधीन। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे न्यायिक निर्णय के अधीन कंपनी का पर्दा उठाना या बेनकाब करना के संदर्भ में। थैंक यू।